इसे की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप प्रश्न बना सकते हैं सारे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजय वर्मा जी, शिवानी, वंदना, शालिनी पटेल, सनी यादव जी फिरोजाबाद से, भैया प्रणाम, भाई साहब आपको भी प्रणाम, अंकिता चौधरी, रेणु यादव RWA, नवीन मेनवाल मुजफ्फरनगर, आकाश, प्राची पांडे, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उस क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या वर्ण संयोजन कहलाता है? देखो, वर्ण संयोजन होता है वर्णों का संयोजन, संयोजन यानी कि जोड़, उनको आपस में जोड़ना। जैसे क और ए को मैं जोड़ूं, क और ए को मैं जोड़ूं तो क्या निर्माण होगा? मैंने बताया कभी भी ए यदि हलंत में शामिल होगा तो उसकी खुद की जो प्रकृति है वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी तो वहां से हलंत हट जाएगा तो क्या बचेगा? तो ये क्या हुआ, ये दो वर्ण थे जिसमें क एक व्यंजन था, ए एक स्वर था, तो इसको बोलते हैं हम संयोजन। जैसे मैं आपसे बोलूं, भाई साहब यहां पर मुझे बताएं, मैं आपसे बोलूं जय हलंत में यदि मैं ए जोड़ दूं तो क्या बनेगा? तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भाई साहब ये जय बन जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये तो होता संयोजन। लेकिन उसने क्या बोला? जोड़ना। उसने बोला क्रम में अलग अलग लिखना। तो अलग अलग क्या होगा? वर्ण विच्छेद। अलग अलग क्या होगा? वो वर्ण विच्छेद होगा। जैसे वर्ण विच्छेद को ही अलग अलग लिख के दिखाइए। जैसे मैं उम्मीद करूंगा मेरे सारे साथी वर्ण विच्छेद जानते होंगे, एक बार थम्स अप करें। तो एक बार तो वर्ण को लिख के दिखाइए और एक बार आप विच्छेद को लिख के दिखाइए कि इसके वर्णों को यदि आप अलग अलग लिखें तो कैसे लिखें। जैसे वर्ण में क्या है? व। मैंने आपको बताया प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है? एक स्वर होता है। तो व में एक ए जरूर होगा, व में एक ए जरूर होगा। वर्ण, बोलिए इसको, वर्ण। तो व के बाद में किसकी ध्वनि आ रही? वर्ण, व र अण। तो र कैसा है? ये आधा या पूर्ण? लिख के बताओ सारे। तो आप कहेंगे भैया ऊपर वाला जो र होता है वो आधा होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। सिरोरेखा के ऊपर कोई भी रे होगा इस तरह का, ये आधा होगा, बाकी सारे रे पूरे होते हैं, पूर्ण होते हैं। अब आया अणे, तो अणे में भी क्या मौजूद होगा? एक ए होगा। तो ये वर्ण विच्छेद हो गया। समझे जी बात को? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा मुझे ये बताओ विच्छेद को कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे भैया वे में भी क्या है? लघु ई मौजूद है, एक स्वर हो गया। च कैसा? आधा की पूरा? भैया च आधा। तो अगर च आधा है तो उसमें क्या ए होगा? जैसे यहां देखिए वे में ए क्यों था? क्योंकि वे पूर्ण था, तो च आधा हो गया। छ में क्या होगा साथी आपका? एक ए स्वर हो गया। और द में क्या हो गया? द पूर्ण है तो एक ए उसमें भी होगा। यानी स्वर होता है, अगर आधा नहीं है तो स्वर मौजूद होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? संधि आप जानते ही हैं। संधि क्या होता है? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार होता है। और संधि विच्छेद क्या होता है? फिर से अलग अलग करना, यानी शब्दों को अलग अलग करना। राम राम निष्ठुर आखेटक में निरीह पक्षी को मार डाला। राम राम निष्ठुर आखेटक, आखेटक बोलते बहेलिया, शिकारी को, ठीक है। निरीह पक्षी को मार डाला वाक्य में अपेक्षित है, क्या क्या होना चाहिए? दो विस्मयादि बोधक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। एक पूर्ण विराम से काम चल जाएगा, एक अल्पविराम और एक पूर्ण विराम लगेगा कहीं, या एक विस्मयादि बोधक और एक पूर्ण विराम। राम राम, देखो जब विस्मयादि बोधक होगा तो शुरू में उसने राम राम का उच्चारण किया, तो ये क्या हो गया? ये विस्मय है, ठीक है। तो दो तो ये हो गए। और निष्ठुर आकेटक ने निरपक्षी को मार डाला, तो वाक्य जब पूर्ण होगा तो एक पूर्ण विराम भी लगाया जाएगा, एक पूर्ण विराम भी आएगा साथ ही। तो क्या हो जाएगा? विकल्प ए एकदम से सही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? निर्देश है प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। सिर्फ एक शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी कैसी है? शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। यानी एक शुद्ध है तो बाकी सब अशुद्ध हो गए, तो बाकी गलत लिखे हुए हैं, तो ये पहचानना है आपको, बड़े ध्यान से पहचानेंगे जी साहब। आसाम क्या सही लिखा हुआ है? जी भाई साहब एकदम से ठीक लिखा हुआ है। कश्मीर क्या सही लिखा हुआ है? जी नहीं, कश्मीर होना चाहिए। क्या? कश्मीर होना चाहिए। गुवाहाटी क्या सही लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे गुवाहाटी। और कभी भी आप लोगों को स्कोर अपना झूठा स्कोर नहीं बताना, याद रख लेना। बेशक से आपका 10 15 20 कुछ भी स्कोर आता हो, आपको हमेशा ईमानदारी के साथ स्कोर लिखना। चेन्नई क्या ठीक है भैया? नहीं जी, चेन्नई होना चाहिए। क्या होगा? चेन्नई। क्या होना चाहिए? चेन्नई होना चाहिए। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, मुझे बताइए ये सही है या नहीं है, अभ्यस्त। और यदि सही नहीं है तो अपनी कॉपी पर सही लिखिए भाई साहब, ठीक है ना। हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना है। देवार्षि सही होगा। जय माता, यह सही है कि नहीं है?
अगर सही नहीं है तो फिर सही करके दिखाइए। संसारिक क्या शब्द मैंने सही लिखा हुआ है? संसारिक क्या शब्द मैंने सही लिखा हुआ है? अक्षुण्य शब्द मैंने सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, बताएंगे एक बार। अक्षुण्य तो क्या बोलेंगे? अभ्यस्त शब्द कोई शब्द नहीं होता, आदि को बोलते हैं, जैसे हैबिट हो जाती है किसी चीज की तो उसको बोलते हैं हम अभ्यस्त, आदि। देवार्षि नहीं होता, देवर्षि होता है, देवर्षि, ठीक है। देव धन ऋषि, आ का कोई अर्थ नहीं होता। जयमाता नहीं होती, जामाता होती है। क्या? जामाता। ओके। संसारिक कभी भी इक लगा मिल जाए बाद में और आगे लघु हो तो संभव नहीं है, सांसारिक होना चाहिए। कैसा होगा? सांसारिक। संसारिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक लगता है तो पहले वाले स्वर का दीर्घीकरण होता है। जैसे मैं आपसे एक शब्द बोलता हूं, सामाजिक शब्द हो सकता है यस और नो। सारे साथ बताएंगे, सारे साथी बताइए, सामाजिक शब्द हो सकता है कि नहीं हो सकता? सामाजिक। तो आप कहेंगे नहीं भैया कभी हो ही नहीं सकता, सामाजिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इक लगा, और यदि इक लगा है तो क्या होगा? पहले वाले का दीर्घीकरण होगा। मैं आपसे बोलूं जैसे कि दोस्त, साप्ताहिक शब्द हो सकता है कभी सही? साप्ताहिक। तो आप कहेंगे नहीं भैया, कभी भी इक लगा हुआ है तो पहले वाले का क्या होगा? दीर्घीकरण होगा। तो ए कभी नहीं आ सकते, आ की ध्वनि आएगी हमेशा, साप्ताहिक होगा। ऐसे एक एक शब्द आप भी सोचने का प्रयास करें, और कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। अक्षुण्य कोई शब्द नहीं होता, बने रहना उसी स्थिति में, ये होता अक्षुण्ण। क्या होता है? अक्षुण्ण होता है। आगे आए। निम्न में से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या बोलेंगे? ममता भाववाचक संज्ञा है, जी हाँ। समता, जी हाँ, बस समानता की बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे पॉलिटी में भी समानता का अधिकार, यानी वो क्या? एक भाव है, अदृश्य भाव। कटुता, ये भी एक भाव है। लेकिन लता, बेल जो होती है, बेल जो वृक्ष के सहारे चढ़ती है, बेल के जैसी तो अन्य बेल होती है, दृश्यमान भी है। बेल आपको दिखती है नहीं दिखती? जी दिखती है। भाववाचक संज्ञाएं क्या होंगी? याद रख लेना, एक तो ये अदृश्य होती हैं, कभी दिखती नहीं है, अदृश्य होती हैं, और साथ में क्या होंगी? ये हमेशा एक वचन होंगी, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कैसी होंगी? सदैव, याद रखेंगे दोस्त इस बात को, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होगी। तो ममताएं कभी मत कर देना, समताएं मत कर देना, कटुताएं मत कर देना, क्योंकि वो क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। पूछ लेता है सब बहुवचन बनाने को दे देगा, बोलेगा कौन सा नहीं होगा सही। तो लता का बहुवचन हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो मुझे बना के दिखाइए एक बार। लता का क्या हो जाएगा जी? बाद में यदि आपका दीर्घ आ के साथ में है तो इस तरह का क्या हो जाता है? अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो आपका लताएं में परिवर्तित हो जाएगा, लताएं हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये क्या हो गया? लता के जैसी और लता, और लता दिखती भी है, जी हाँ। तो क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? आपकी दृश्यमान होती है, वो दृश्य होती है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं पहले तो ये बताइए मुझे सारे दोस्त, सबको। मैं ये तो जानूं आप लोगों के बेसिक्स अच्छे हैं या नहीं। जिनको नहीं पता है वो उनको आगे जानना, अगली कक्षाओं में कभी पूछा जाए तो आपको कहना है सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कुछ दोस्त 4 लिख रहे हैं, यानी कि कुछ नए बच्चे भी हैं। तो क्या बोलेंगे? जिसको हमने बुलाया था वह आया है, संबंध जोड़ दिया। 2 उपवाक्यों का संबंध जब जोड़ेगा तो क्या होगा साथी? आपका हमेशा संबंधवाचक होगा। क्या होगा? संबंधवाचक होगा। और कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे जो और सो, ठीक है। जो और सो, जैसा और वैसा, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ठीक है। जिसका, क्या बोलेंगे? जिसका उसका, या जिसकी बोल दे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ऐसे ही बनते जिसका उसका। तो ये क्या होते हैं? ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं संबंधवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? एक निश्चित बात होगी। जैसे मैं बोल दूं निश्चित बात, यह मेरी कमीज है, यह मेरी कमीज है। तो क्या बोलेंगे भैया इसमें? तो यदि 2 सर्वनाम शुरुआत में पड़ोसी हो जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है और निश्चित वस्तु का बोध कराता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, यहां एक नीचे एक मैं वाक्य लिख रहा हूं, यह कमीज मेरी है। उस वाक्य को देखिए और इस वाक्य को देखिए, तो आप क्या बोलेंगे बताएंगे? यह कमीज मेरी है,
सारे साथी देखे, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? यह मेरी कमीज है, यह कमीज मेरी है, अर्थ एक ही है लेकिन संरचना में अंतर आ गया। यहां सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, लेकिन यहां सर्वनाम का पड़ोसी कौन हो गया? कमीज। भाई कमीज तो क्या, कमीज के जैसी तो और कमीज भी होती हैं, और जिसके जैसे और होते वो जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी यहां सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो गया, और सर्वनाम का पड़ोसी शुरुआत में यदि संज्ञा हो जाए दोस्त तो क्या होता है बताना जरा? सार्वनामिक विशेषण होता है। सारे साथी जानते होंगे। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक तो आप जानते ही हैं, मैं और हम होते हैं, और उनकी कारक विभक्ति होती है। यानी इनसे जो भी शब्द बन जाए, जैसे मैं से मेरा, मेरी, मुझको, हम से हमारा, हमको, हमसे, ये शब्द बन गए। निजवाचक में क्या होता है? जब खुद की बात आए, मैं खुद, मैं खुद स्कूटी से गिर जाऊंगी, मैं खुद पोछा लगाऊंगी, ऐसे लिख लो, ये वाला सही है। मैं खुद पोछा लगाऊंगी। तो खुद की जब बात आए, स्वयं की, अपने आप, मैं अपने आप कपड़े धोऊंगी, मैं अपने आप पढ़ूंगी, मैं अपने आप मंदिर जाऊंगी, मैं स्वयं अध्ययन करूंगी। तो इस तरह से जब बात करे, यानी जब खुद की बात करे तो क्या होगा भैया? फिर निजवाचक होगा। ठीक है, स्वयं की बात आए, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? मैं उन साथियों से उम्मीद करूंगा, देखो जो पहले से हिंदी जानते हैं उनके लिए प्रैक्टिस बड़ी अच्छी चीज है, जो नहीं जानते हैं तो दोस्त रोज जो सीखे ना वो अगले दिन आपको पता होना चाहिए। यानी निजवाचक आप आज जान गए क्या होता है, तो वो आगे कभी गलत नहीं करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, ये श्री शब्द से बनता है, एक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। दान एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, दान से बना है, दानी। ठीक है, ये चमक एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, चमक से बना है, चमकीला, एकदम ठीक है। लेकिन सुंदर किसी शब्द से नहीं बना है, यानी संज्ञा से नहीं बना, संज्ञा से बिल्कुल नहीं बना है। जैसे मैं बोलूं वह सुंदर, सुंदर महिला है, तो इसमें सुंदर आप देखिए जो विशेषण है वो किसी संज्ञा से बना हुआ नहीं है। आप स्वयं प्रयास करें, बनेगा ही नहीं। सुंदर तो अपने आप में क्या है? एक, क्या बोलेंगे भैया, ऐसा शब्द है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि ये एक रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसमें ना कोई उपसर्ग है ना कोई प्रत्यय है। बात समझे? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। आगे आए, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है साथी? कौन सा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है? वह, एक, बाद और आया। देखो आया तो क्या हो गया? ये क्रिया हो गया, ये क्रिया शब्द है। वह एक सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है तो ये तो क्रिया विशेषण होने से रहा। एक एक विशेषण है, जैसे संख्यावाचक विशेषण हम बोल देते हैं, तो बड़ी दिक्कत आई, तो बचा बाद। आप देख सकते हैं क्रिया की जो विशेषता बता रहा है, क्रिया की, तो आया कब है? एक सप्ताह बाद, यानी बाद शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण है, एक अव्यय है। क्या है? एक क्रिया विशेषण यानी कि अव्यय है। और क्रिया विशेषण जो होता है वह आपका कैसा शब्द होता है साथी? अविकारी शब्द होता है। अविकारी यानी जिसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे बाद शब्द में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना तो लिंग से, ना वचन से, ना काल से, ना कारक से, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। जैसे एक वाक्य मैं आपके लिए लिखता हूं, यहां देखना, यहां भी पहचानना क्रिया विशेषण। वह कल अवश्य आएगा, वह कल अवश्य आएगा। यहां पर सारे साथी मुझे बताएं एक बार, क्रिया विशेषण क्या होगा? क्रिया विशेषण क्या होगा? तो ठीक है, अब मैंने एक बात कर दी कि कालवाचक का बोध जो है वो खत्म कर दिया। अब मैंने बोल दिया वह अवश्य आएगा, तो क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे भैया अवश्य आएगा, अवश्य अवश्य अवश्य। ठीक है, सारे साथियों को करना है। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। दिए गए शब्दों में से एक स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि जो स्त्री जाति का बोध नहीं कराता। स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से जो स्त्री जाति का बोध कराए? क्या लगाते हैं स्त्री के लिए? आप कहेंगे भैया मेरी लगा के प्रयोग कर लेंगे, अच्छी लगा के प्रयोग कर लेंगे, और रही है प्रयोग कर लेंगे। इनका प्रयोग करके हम एक शब्द बना सकते हैं। जैसे क्या बोलेंगे? रामायण अच्छी है, बिल्कुल ठीक बात है, रामायण पढ़ी जा रही है। मेरी रामायण कहाँ है? मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई, प्रार्थना अच्छी है, प्रार्थना हो रही है।
मछली जल में तैर रही है, मछली अच्छी है, मेरी मछली कहाँ गई। लेकिन मकान के साथ बनाना जरा, तो क्या मेरी मकान बोल दोगे या मेरा मकान बोलोगे? मकान अच्छी बोलोगे, अच्छा बोलोगे? तो यदि मेरा अच्छा और रहा है से पता चले, तो रहा है से पता चले, मैंने कल भी आपको बताया, तो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, पुरुष जाति का। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा और शब्द पूछूंगा, जैसे कि हम बोल दें, क्या मुझे बताओ सड़क शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? यदि आप जान गए तो बताओ। तो क्या बोलोगे? सड़क अच्छी है, सड़क अच्छा है? भैया सड़क अच्छी है, तो ये शब्द क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसका प्रयोग करें, ठीक है, किसका? सर्वनाम का, विशेषण का और क्रिया का प्रयोग करके आप बता सकते हैं, कभी गलती नहीं करनी है। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्था शब्द का बहुवचन बताएंगे जी। संस्थापन होगा, संस्थाओं होगा, ठीक है, और संस्थाएं होगा या संस्थाएं होगा। तो क्या बोलेंगे? विकल्प सी होगा, विकल्प सी होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ आपसे कुछ पूछता हूं, मुझे बताओ घोंसला शब्द का बहुवचन क्या होगा? घोंसला का, ये भी बनाएंगे, उसी प्रकृति पर है। चादर का बहुवचन क्या होगा? बहुत पूछे गए शब्द भी हैं अन्य अन्य आयोगों में। बेल का बहुवचन क्या होगा? बेल का। चौथा आप मुझे बताएं, महीना का बहुवचन क्या होगा? महीना की वर्तनी भी ध्यान से देखना, इसी तरह लिखा करो हमेशा। याचना का बहुवचन क्या होगा? याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। तो क्या बोलेंगे भैया? घोंसले होंगे। क्या बोलेंगे? घोंसले होंगे। चादर का, चादर का क्या होगा? चादरे होंगे, चादरे होंगे। बेल का क्या होगा? बेले होंगे, बेले, ठीक है। महीना का क्या हो जाएगा दोस्त आपका? महीने हो जाएगा, महीने। और याचना का क्या हो जाएगा सारे साथियों का? ये देखना चाहो, याचना का। अपनी कॉपी पे लिख दो इस शब्द को मेरे कहने से। एक पतली सी कॉपी इस प्रैक्टिस सेट के लिए अलग बना लो, रफ कॉपी, ठीक है। उस पर जब मैं बोलूं तो लिखा करो चीजों को। याचना का क्या होगा? याचनाएं होगा कि याचना? भैया याचना का बहुवचन याचना ही रहता है, ठीक है। याचना का याचना ही रहेगा, कभी गलती नहीं करनी। अब देखो सारे दोस्त याचनाएं लिख रहे थे, मुझे पता था तुम यही लिखोगे। अच्छा दूसरी चीज समझते हैं। ये बात तो समझ में आई कि भैया चादर है, ए स्त्रीलिंग शब्द है तो ए से बना देंगे, स्त्रीलिंग शब्द ए तो ए से बना देंगे, और आपका पुल्लिंग शब्द आके साथ में बने या स्त्रीलिंग आके साथ में तो बने, तो हमेशा नियम तो एक लगता है, लेकिन याचना का बहुवचन याचना ही होगा। अच्छा देखो यहां पर, अगर मैं तुमसे पूछ लेता संस्था का तिर्यक रूप क्या होगा? संस्था का तिर्यक रूप, तो इन चार विकल्पों में से बताओ किस विकल्प में संस्था का तिर्यक बहुवचन लिखा हुआ है? तिर्यक बहुवचन लिखा हुआ है। जैसे भाई मैंने बोल दिया संस्थाएं, विकल्प सी था, तो संस्थाएं, संस्थाएं बहुत तरक्की कर रही हैं, तो वाक्य बन गया ये तो बिना किसी कारक के। मुझे बताना जरा, इस वाक्य में कहीं पर कोई कारक का इस्तेमाल हुआ है क्या? कहीं पर कोई कारक है? आप कहेंगे भैया कोई कारक नहीं है, तो यदि कोई कारक नहीं है तो ये शुद्ध बहुवचन रूप हो गया कि वाक्य बिगर कारक के बन पा रहा है। लेकिन जैसे विकल्प बी को देखो, तो सारे दोस्तों ने विकल्प बी लिखा भी, संस्थाओं, इससे एक वाक्य चाहूंगा मैं कि मेरे सारे दोस्त एक वाक्य बनाए संस्थाओं से। तो क्या बोलेंगे? जैसे बोल दिया संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, या आप भी कोई वाक्य सोच लीजिए, संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। क्या बोलेंगे? या संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहिए, संस्थाओं के विकास के लिए काम करना चाहिए। यानी इस शब्द से आप बिगर किसी कारक के वाक्य नहीं बना पाओगे, और दोस्त जब बिगर कारक के वाक्य ना बन पाए वही तिर्यक बहुवचन होता है। वही क्या होता है? वही तिर्यक बहुवचन होता है। कभी भी गलती नहीं करनी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी? देखो यहां पर देखना ध्यान से, घोंसला ये गलत लिखा है हमने, घोंसला, घोंसला दो मात्रा चढ़े, घोंसला होता है, घोंसला नहीं होता, घोंसला। क्या हो जाएगा इसका? घोंसले हो जाएगा, घोंसले। एकदम से ठीक था एक हमारे दोस्त ने, ठीक है, वेरी गुड, घोंसले हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आए जी साहब। निम्नलिखित में से कीर्तनवाच्य का वाक्य बताइए। कीर्तनवाच्य यानी कि जहां पर क्या होगा आपका साथी? क्या होगा? कर्ता प्रभाव होगा। एक तुलसीदास ने रामचरित लिखी, कभी सोचना ही मत अगर ने आ गया, ने हमेशा किसकी पहचान है? कर्ता।
ने किसकी पहचान है? कर्ता की। द्वारा किसकी पहचान है? कर्म की। छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, कर्म, क्या बोलोगे? कर्म हो गया। तो द्वारा आते ही कहीं पर कुछ सोचना ही नहीं है, वो पहचान, विशिष्ट पहचान है। आज टहलना चला जाए, ये क्या हो गया? आपका भाववाच्य हो गया। अच्छा, वाच्य के कितने भेद होते हैं जरा बताएं? तो आप क्या बोलेंगे? वाच्य के 3 भेद होते हैं भैया, कीर्तर वाच्य, कर्म वाच्य और आपका एक असमर्थता का बोध कराने वाला या समर्थता का बोध कराने वाला भाववाच्य होता है। उसने उसे छल से पराजित किया, में छल से, ये पूछ रहा है, छल से में कौन सा कारक है? तो उसने उसे छल से पराजित किया, तो यहां पर देखो से किसकी पहचान है? से या तो दोस्त आपको अलगाव बता सकता है, भाई 8 कारक होते हैं हमारे, उनमें से एक तो अलगाव को बताता है, ठीक है, वह मम्मी से अलग रहता है, और एक होता है से के द्वारा। तो क्या बोलेंगे भैया? आपको कौन सा लग रहा है? छल से पराजित किया, तो छल अलगाव से पराजित किया, छल के द्वारा, तो क्या बोलेंगे भैया? के द्वारा लग जाएगा। तो उसने उसे छल के द्वारा पराजित किया, और के द्वारा का बोध जब कभी भी होगा तो क्या होगा? करण होगा। अपादान अलगाव को दर्शाता है, कर्म की पहचान होती है को। क्या होती है? कर्म की पहचान होती है को, कभी गलती नहीं करनी। जैसे एक वाक्य मैं लिख के बताता हूं आपको, यहां पर भी बताना। मैं बोलूं आपसे, कानों सुनी बात पर विश्वास मत करो। कानों सुनी बात पर अपना बहुत चर्चित वाक्य है, कानों सुनी बात पर विश्वास मत करो। अब सारे साथी बताएंगे, तो इसमें क्या होगा? होगा करण या नहीं होगा? ये लिख दीजिए, वाई और एन, ये लिखा करो, सिर्फ पूरा यस नो लिखने की जरूरत नहीं है। वाई और एन, आप कहेंगे जी हाँ। क्या बोलेंगे? कानों सुनी बात, यानी कानों से सुनी, तो से का अर्थ यहां पर क्या है? के द्वारा। तो भैया कानों के द्वारा ही तो सुनोगे, या पता चले घुटने या कोहनी के द्वारा सुनोगे? जी नहीं भैया, कानों के द्वारा ही सुनेंगे। तो कानों के द्वारा सुनेंगे तो कानों के द्वारा, ठीक है। तो के द्वारा किसको बताएगा? करण को बताएगा, जहां कहीं भी आए। निम्न में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? वत्स, वत्स क्या तद्भव शब्द? नहीं जी, वत्स तो एक तत्सम शब्द है जिसका होता है बच्चा और बछड़ा। बच्चा और बछड़ा होता है, बच्चा और बछड़ा दोनों होते हैं। रात्रि क्या तद्भव है? तद्भव क्या होते हैं? जो हम आज प्रयोग करते। अब तुम रात्रि बोलते हो क्या? नहीं जी, रात्रि तो संस्कृत में कहते थे, अब तो हम कहते हैं रात। क्या कहते हैं? रात कहते हैं। ऋषि मुनि कहते थे वत्स कैसे हो, वत्स कैसे हो। काज, काज क्या तद्भव शब्द है? हाँ, आज बोलते हैं हम इसको। भैया काज निपट गया या नहीं निपटा? और भैया फिर तत्सम क्या होता था? संस्कृत में इसको बोलते थे कार्य, गृह कार्य। वायु, वायु बिल्कुल ठीक है, ये एक तत्सम शब्द है। किसकी? इसका क्या होता है? हवा होता है, हवा। कुछ शब्दों के तत्सम तद्भव मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताना। जैसे मैं बोलूं आपसे कि सॉरी, ओहो हो खिसक गया, चलो इसको थोड़ा सा और खिसका लेते हैं। हाँ अब ठीक है ना? नहीं, ठीक बिल्कुल भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं है ना, ठीक है, आप देख लेना थोड़ा सा। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, मुझे बताओ कोयल का तत्सम क्या होगा? कोयल का तत्सम क्या होगा? कपड़ा का तत्सम क्या होगा? काज से हम लोग ले रहे हैं इसको, कपड़ा। कपास का तत्सम क्या होगा? अब ये मत बोल देना जी कपड़ा भी मैं नहीं जानता कि तद्भव शब्द है, वो जानना होगा। कपास होगा। कंधे का बताइए, कंधा का तत्सम क्या होगा? कंधा का। और काटना का बताइए, काटना का दोस्त आपका तत्सम क्या होगा? काटना का। तो कोयल का क्या होता है? कोकिल होता है। बताना 5 में से 5 किसके ठीक है? कपड़े का क्या? करपट का होता है। कपास का करपास होगा, क्या होगा? करपास होगा। कंधा का क्या होगा? स्कंद होगा। और काटने का क्या होगा? कर्तन होगा। क्या होगा? कर्तन होगा। ये काटना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? काटना हो जाएगा, ठीक है जी। आगे, एक में उपसर्ग नहीं है, किसी एक में उपसर्ग नहीं है, बताएंगे किस में नहीं है? अध धन अन्ना, यहां पर अधुपसर्ग है, यहां पर तो है भैया। अधूरा, ठीक है, अधूरा इसमें है, जी हाँ है। अरहर एक दाल है, पूर्ण शब्द है साथी, रहार मत कर देना। अरहर में कोई उपसर्ग नहीं है, अधर्म में ए है, यहां पर ए है और वहां पर अध है, वहां पर अध है, ठीक है। उपसर्ग कहां प्रयोग होते हैं? कल मैंने आपको बताई एक बात याद है, उपसर्ग शब्द है कि शब्दांश है? तो आप कहेंगे ये शब्द के पहले प्रयोग होने वाले शब्दांश है।
और इनका अपना कोई अर्थ होता है नहीं होता? आप कहेंगे भैया शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई जो अर्थ देती है वो शब्द है, और ये है शब्दांश, यानी शब्द का भी अंश है। तो जब शब्द की सब छोटी इकाई है अर्थ देने वाली, तो उसका छोटा हिस्सा कैसे अर्थ दे देगा? तो शब्दांश का अपना अर्थ नहीं होता कोई। आप कई किताबों में देखोगे उप के लिए लिखा मिलेगा, छोटा, निकट, वो एक नजदीकी अर्थ बताता है, वह उसका शुद्ध अर्थ नहीं होता, वह उसका शुद्ध अर्थ नहीं होता, नजदीकी अर्थ होता है। जैसे मैं आपसे कुछ उपसर्ग पूछ लूं, या मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे बताना कि मैं जो शब्द लिख रहा हूं ना उसमें किसमें कौन सा उपसर्ग है, गलती नहीं करनी है। जैसे पहला प्रश्न बताएं, अवनत एक शब्द है, इसमें उपसर्ग बताइए क्या होगा? अवनत उन्नत का विलोम शब्द है। मिलान, मिलान में बताइए क्या उपसर्ग होगा? अधीर में बताइए दोस्त मुझे क्या उपसर्ग होगा अधीर में? अश्व में बताइए क्या होगा उपसर्ग आपका अश्व में? और अटल में बताइए अटल में क्या उपसर्ग होगा? सारे साथी बताइए। तो अवनत में क्या होगा देखें जी भैया, तो अवनत में आप कहेंगे भैया अव होगा, एकदम से ठीक है। मिलान में क्या होगा बताएं? अधीर में ए मुझको स्पष्ट दिखता है, अश्व अटल में मुझको अस्पष्ट दिखता है। ये दोनों आपके काम हुए, ये तो भैया मैं कर ही नहीं पा रहा, आप कर पाएंगे। तो मिलान में मी धन लान, भैया कोई उपसर्ग नहीं है मिलान में। आन उपसर्ग, मिल धन आन उपसर्ग नहीं जी, आन तो एक प्रत्यय है, मिल धन आन ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, ये आपका प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अश्व में कुछ भी नहीं है, वो एक साथी आपका रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके। ये जरूरी नहीं है कि हर शब्द में उपसर्ग होगा, यहां से हमको समझना होगा शब्द निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है। मैं आपको हमेशा बताता आया हूं, पुराने छात्रों को बताएंगे तो भैया शब्द निर्माण की 4 विधियां होती हैं, जिसमें एक तो संधि के द्वारा, यानी आप जोड़ के द्वारा, ठीक है। एक आपका साथी समास के द्वारा, समास के द्वारा। तीसरी प्रक्रिया होती है कि आप किसी उपसर्ग का प्रयोग करके उस शब्द में कोई विशेष परिवर्तन ला सकते हैं। और चौथा होता है साथी आपका प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो ये 4 प्रकार से शब्द का निर्माण होता है, और ये चारों प्रकार आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे मित्र। चारु का विलोम शब्द बताइए। विचारु, अचारु, निचारु या सुचारु, या फिर सुचारु होगा तो क्या बोलेंगे जी? तो अचारु का मतलब होता है किसी का किसी की तरफ चाव होना, अचारु होगा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं। आचारु, आ से बताइए मुझे आहत का विलोम शब्द क्या होगा? आहत का विलोम शब्द क्या होगा? आवृत का विलोम शब्द क्या होगा? वृत, व्रत नहीं वृत। अम्र का, ये वर्तनी में बड़े पूछे जाने वाले शब्द, अमर का। आकुंचन का विलोम बताइए। आकुंचन का बड़े पूछे जाता है, आकुंचन। आलस्य का विलोम बताइए। आलस्य का विलोम बताइए, ठीक है, बोलेंगे गजब तरीके से। आहत का होगा अनाहत, क्या होगा? अनाहत होगा। आवृत का होगा अनावृत, क्या बोलेंगे? आवृत का होगा अनावृत। अमर का होगा मृत्य, क्या होगा? मृत्य होगा। आकुंचन सिकुड़ना का होगा प्रसारण, क्या होगा? प्रसारण होगा। और आलस्य का क्या होगा? आपका उद्यम होगा, क्या होगा? आलस्य का उद्यम। गलती नहीं करनी, ओके जी। आगे आएंगे। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? कमल, मीन, कनक या फिर कली। तो कमल तो किस, कमल तो आप जानते हैं कमल के क्या होते हैं साथी, आपका कमल का अरविंद हो जाएगी, अरविंद हो जाता है, सरसिज हो जाता है, सतदल हो जाता है, नलिन हो जाता है, ठीक है, सतदल। आराम से याद करेंगे, 2 2 3 3, लेकिन अगली बार पता होनी चाहिए, ठीक है। जलज बोले, पंकज बोले, जल में जिसका जन्म हुआ हो, पंक अर्थात कीचड़ में जिसका जन्म हुआ हो, कीचड़ में, ठीक है। मीन क्या होता है? मीन किसको बोलते हैं? मछली को, मछली को। मछली का एक एक पर्यायवाची बताइए भैया जी। सफरी होता है, सफरी। झस होता है, झस, ठीक है। झक होता है, झक, ये किसके है? मछली के हैं। कनक किसका होता है? सोने का, गोल्ड का, ठीक है। जातरूप बोलते हैं इसी को हम, क्या बोलते हैं? जातरूप बोलते हैं। कनक सुनते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कली किसको बोलते हैं? मुकुल को बोलते हैं, जूही की कली। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का जो पर्यायवाची होगा, पंकिल, स्वच्छ का पंकिल, ये विलोम शब्द है। ये तो मलिन को कहते हैं, गंदे को कहते हैं, गंदा। किसको? पंक मतलब कीचड़ होता है, गंदा।
इसलिए तो बोलते हैं कमल को पंकज, क्योंकि वो कीचड़ में जन्म लेता। पंक धनजय, नीर धनजय, जल में जन्म लेने वाला कौन है बताएंगे? जल में जो जन्म ले वो कमल है, कीचड़ और जल में जो जन्म ले। नीरद क्या है? नीर किसको बोलते हैं? रेल नीर, नीर बोलते हैं जल को। तो जल को जिसने धारण किया वो कौन है? दया यानी कि अर्थात बादल होगा। जल के साथ कभी भी आए, जैसे जलद, तो जल के साथ कभी भी दे आए। नीर के साथ पयोद, तो जल के साथ कभी भी दे आए तो बादल होगा। निर्मल किसको बोलते हैं? स्वच्छ को। साफ को कहते हैं, पवित्र कह सकते हैं हम इसको, पवित्र। तो ये सब किसके हैं? ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं स्वच्छ के। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द कौन सा है? ऐसा योद्धा जिसके अंदर शक्ति है, जिसके अंदर दया भी है, जो बहुत शांत भी है, शोर नहीं मचाता, ठीक है। और ऐसे नायक के लिए एक शब्द कौन सा हो? धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोदात्त, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो धीरोदात्त होता है। क्या होता है? धीरोदात्त। धीर ललित क्यों नहीं कर सकते? देखो, मृदु स्वभाव वाला जो होगा, कैसा? आप कहेंगे भैया शांत और धीर तो लिखा हुआ, तो मैंने बोला मृदु स्वभाव वाला योद्धा नहीं होता वो मृदु स्वभाव वाला कला प्रेमी होता है। क्या होता है? जो कला को प्रेम करता है, ठीक है। वो ईर्ष्या नहीं रखता कला के प्रति और मृदु स्वभाव रखता है। ओके। धीरोदत्त क्या होता है? जो अपनी प्रशंसा करने वाला योद्धा होता है, जो बताता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, अपनी प्रशंसा करने वाला। मेरी वजह से ये हुआ, नहीं तो ये हो ही नहीं पाता। क्या बोलेंगे? अपनी प्रशंसा करने वाला। महाशय का संधि विच्छेद होगा, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत शाबाश गुरुजी, पेपर में मेरा एक भी नंबर नहीं कटा था। नाम क्या है दिखाए? ऊपर गया। खो दिया तुमने, चलो कोई नहीं। मह धन आशय, महाधन आशय, महाधनशय, महधन आशय। तो क्या होगा? महाधन आशय। मुझे बताइए कौन सी संधि है इसमें? कौन सी संधि है? तो आप बोलेंगे भैया समान के साथ जुड़े तो आपका दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि होती है। बहुत बढ़िया जी। जैसे मैं आपसे कुछ शब्द पूछ लूं और उनके आपका यानी कि आप मुझे बताएं, उसका संधि विच्छेद बता दें। धर्मार्थ का संधि विच्छेद बता दो। महात्मा, ऐसे ही शब्द कुछ ले लेते हैं। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? दीर्घी के साथ में ले लीजिए। अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? कॉपी पे करना दोस्त, मुंह जबानी नहीं करना है। कभी पता चलता है बहुत सारे छात्र क्या गणित को भी मुंह जबानी देखते रहते हैं। अभी हमारे गांव में एक चाची हैं, तो वो चाची कह रही भैया हमारी लड़की का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, खूब पढ़ती है खूब, और हम तो जब देखते हैं फोन में क्लास ही देखती रहती है तुम्हारी। मैंने कहा फोन में क्लास? कह रही पूरी, अभी ये सर्दियों की बात है थोड़ी, कह रही पूरी सर्दी चली गई, रजाई में लेट के लड़की ने फोन के अलावा। मैंने कहा लेट के पढ़ाई कर रही है, मतलब इस बात का क्या मतलब है? तो आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे भैया पढ़ाई को हमेशा आप लोगों को स्थिर बैठ के बहुत अच्छे से कॉपी पेन के साथ में लेना है। गुरुजी पे इसका प्लीज लेवल बढ़ाओ। दोस्त अपना लेवल देखो, ये है। आपको कोई और लेवल देखना, एक अध्यापक नहीं, मुझसे 1000 गुने अच्छे टीचर यूट्यूब पर मौजूद हैं, ठीक है, बहुत जगह पढ़ा रहे। आप प्लीज किसी अच्छे लेवल से क्लास कीजिए अगर हमारा लेवल थोड़ा नीचे है, क्योंकि हम तो देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए करा रहे या यूपी के एग्जाम्स के लिए। तो मैं माफी चाहूंगा दोस्त आपसे, ठीक है। मैंने बहुत देखे ऐसे लेवल को अच्छा बढ़ाने वाले बच्चे जिनको चक्कर आ जाते हैं अच्छा पर्सन देख के। कमेंट नहीं करना है, बस ध्यान लगाना है पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने में ध्यान लगाना, फालतू की कमेंटबाजी नहीं, हीरो नहीं बनना। धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ, हीरो बनोगे तो फिर मुंबई जाओ, फिर लाइव क्लास में मत आओ। महात्मा क्या होगा दोस्त? बोलेंगे महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। अवनीश, अवनी, मुझे बताइए दोस्त अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी किसका पर्यायवाची है? मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप विगत वर्षों के पेपर को उठा के देखिए। आप इस कक्षा से जुड़े रहते हैं तो मैं ये कहूँगा ग्रामर का पोर्शन आपका किसी ग्रुप डी परीक्षा से, कहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के स्तर तक भी प्रश्न पूछा जाए, आरओ एआरओ पूछा जाए, मैंने कभी नहीं पढ़ाया ऐसी परीक्षाओं के लिए। ना पढ़ाने की आवश्यकता, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए कोई अपना बैच लॉन्च करूं, बहुत हिट हो सकता है।
ठीक है, कोई स्पेशल कोर्स लेके आओ हिंदी का, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लेके आऊंगा। आवश्यकता ही नहीं है कि मैं अपने छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से फ्री में समझा सकता हूँ, जरूरत ही नहीं। तो क्या बोलेंगे, छात्रावास। तो इसीलिए पढ़ना बच्चों, बहुत बातें नहीं करनी है। छात्र धन आवास। अब इस बच्चे से सावधान का संधि विच्छेद देख लेते हैं एक बार, दिखा देना भाई, मानेंगे ये हमारा बच्चा कर देगा। ठीक है, अब समझ गया होगा, इतनी बातें सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं है, तुम सबके लिए भी है, कभी समझो उनके लिए अकेले। सावधान, से धन अवधान, ए आ हो गया आपका, धर्म अर्थ, महात्मा, अवनी धन ईश, अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची मेरे साथियों ने बताया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा होगा जी? समास की दृष्टि से भरपेट, भरपेट राष्ट्र भक्त में बता रहे हैं तत्पुरुष समास, भरपेट में अव्ययी भाव, देश निकाला में ये बहुवीरी बताते हैं, और हुक्का पानी में ये द्वंद्व बताते हैं। जरा देखें कब होगा। तो क्या बोलेंगे, भरपेट होगा अव्ययी भाव। क्या होगा, भरपेट होगा अव्ययी भाव। तो भर्षक, तो अव्ययी भाव तो एकदम ठीक है, मैंने कल ही बताया। भर किसका प्रयास, भर्षक, तो भर अव्यय हो। राष्ट्र भक्त, राष्ट्र का भक्त तत्पुरुष हो गया आपका, संबंध काके की रारेरी, एकदम ठीक हो गया। देश निकाला, देश से किसी को निकाल दिया, तो देश से भैया अगर निकाल दिया तो देश से अलग हो गया, यस और नो, जी भैया। और जब चीज अलग हो जाए तो क्या हो गया, यहां पर अलगाव है एक, और अलगाव दोस्त किसकी पहचान है? तो आप कहेंगे भैया वो तो अपादान तत्पुरुष की पहचान है। किसकी पहचान है दोस्त? अपादान तत्पुरुष की पहचान है। अलगाव, अलग हो जाना। जैसे कि मैं कुछ शब्द लिखता हूं, आप भी लिखिए। मैंने लिखा दोष मुक्त, सिर्फ इसमें मैं एक को गलत लिखूंगा तो बताना कौन सा है। दोष मुक्त हो गया दोस्त आपका। जैसे मैं बोल दूं ऋण मुक्त, तो देखना जरा, दोष से मुक्त हो गया, मतलब अदालत में एक मुकदमा चल रहा था, एक दोष लगा हुआ था, आरोप लगा हुआ था, आरोप से वो मुक्त हो गया। तो आरोप से अलग हो गया, नहीं हो गया? जी भैया हो गया। ऋण मुक्त, ऋण से अलग हो गया, नहीं हो गया? यानी कि ऋण अब उसका छुटकारा, ऋण से उसको छुटकारा मिल चुका है। सेवानिवृत्त, जैसे कोई रिटायर हो गया, तो जो उसकी सर्विस थी, नौकरी थी, उससे वो रिटायर हो गया, यानी मुक्त हो गया। जी भैया। आशातीत, आशा से परे, यानी आशा अलग है उससे जो आप सोच रहे हैं। कर्तव्य विमुख, कोई कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल जाता है कि उसका कर्तव्य क्या है। एक पुत्र के तहत, एक भाई के तहत, एक पति के तहत उसके क्या कर्तव्य, वो उनको भूल जाता है। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, यानी इसका काम से दूर दूर तक मतलब नहीं होता, यानी कि काम से अलग ही रहता है, बचता है काम से, जो काम चोर होता है। गुणहीन, जो गुण से क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे मैं आपसे बोल दूं रोग, रोग युक्त, तो मुझे बताइए एक मैंने दोस्त गलती से गलत लिख दिया, कौन सा गलत है? बोलेंगे क्या बोलेंगे? दोष ऋण मुक्त। गुरुजी ऑनलाइन बैच, दोस्त एप्लीकेशन पे जाके आप बैच ले सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए खाकी बैच है, खाकी 2.0 है। जब खाकी 3.0 आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अगर जिसके लिए खाकी 3.0 आएगा उनके लिए, पहले जिन्होंने खाकी ले रखा है या खाकी 2.0 ले रखा था, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, वो जैसे आप कहेंगे देख लेंगे, उसमें एप्लीकेशन में पढ़ना चाहोगे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुराने छात्रों को सबको फ्री मिलेगा जितने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। बोलो जी भैया क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे भैया? रोग युक्त, रोग युक्त। 8 लिख रहे हैं सारे साथी, यानी रोग युक्त, युक्त का मतलब जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है रोग से युक्त है, तो भैया ये तो करण में चला जाएगा। रोग के द्वारा, रोग के द्वारा इसकी पहचान होगी। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ना कोई आया ना कोई गया, ये तो निर्भर करता है इस पर, ये तो मिश्र हो गया। वह जैसे आया वैसे ही गया, मिश्र हो गया। वह आया और गया, वह आया तभी तो गया, ये भी मिश्र हो गया। वह आया और गया, तो जब दोनों उपवाक्य अलग अलग को और के द्वारा जोड़ा जाता है तो संयुक्त वाक्य होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है जिसमें अशुद्धि है, बताएंगे कौन से? क्या होगा? यूपीएसआई, जी बिल्कुल ले सकते हैं इस कक्षा को दोस्त, रोज कक्षाएं करनी है। और पता दिक्कत क्या होती है, हर कक्षा में नए बच्चे भी जुड़ते हैं, सवाल उनके बहुत होते हैं। अब तुम सोए रहते हो जब कक्षाएं चलती है, हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे 10वीं 20वीं कक्षा पर, कुछ दोस्त आएंगे फिर पूछेंगे। बता दो अपने दोस्तों को कि इस कक्षा से आप जुड़ सकते हैं। हिंदी का वनडे का कोई भी एग्जाम आप देते हैं,
इस कक्षा से जुड़ के आप अपनी हिंदी को बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार कर सकते हैं। आपके भाई का वादा है आपसे। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, एकदम ठीक है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती है, ठीक है एकदम से। विद्या सदैव रहने वाला धन होता है, देखना सदैव सही लिखा हुआ है क्या। तो जब हम संधि विच्छेद सीखते हैं हम बोलते हैं सदा धन एव, तो कैसा बनता है, आ और ए मिलके अय बना देते हैं, और अय बनाते हैं तो दीर्घ अय बनता है, एक एक बनता है, जैसे एक धन एक, एक शब्द बनता है। तो क्या बनेगा आपका, तो अय धन अय हो या आधन अय हो, हमेशा क्या करेंगे आपका अय बनाते हैं। अय बनाते हैं मतलब दो मात्राएं यहां पर बनेंगी, तो ये गलत है, इसी में शुद्धि हो गई। ठीक है, आगे देख लो। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, एकदम ठीक है। हाँ रघुबीर देव रघुराया, के ही अपराध विसारेहु दाया। क्या बोले, के ही अपराध विसारेहु दाया। हाँ रघुबीर राम जी से बोल रही हैं, माँ सीता बोल रही हैं, के ही अपराध, ऐसा कौन सा अपराध हो गया, विसारेहु दाया, कि तुमने अपनी जो दया है वो भुला दी मेरे प्रति। वो वियोग में एक जो प्रसंग आता है आप लोग जानते हैं, जो एक प्रसंग आता है दोस्त की, और उनको दूर होना पड़ता है माँ सीता जी से, तो के ही अपराध विसारुदा, कि मेरे लिए जो तुम्हारी दया थी वो तुमने भुला दी। तो ये वियोग की दृष्टि में कह रही है। ठीक है, किस अपराध में, किस अपराध। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरि दुति होए। दोनों पंक्तियों की मात्राएं तुम्हें गिननी है, बड़े धैर्य के साथ गिननी है। गिनना शुरू करेंगे दोस्त, मुझसे पहले गिन दोगे ये उम्मीद करूंगा। बोलेंगे, मैं भी गिन लेता हूं, आप भी गिने। ठीक है भैया, तो क्या उत्तर आया होगा सबका, 13 11। कैसे जी, 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1। ठीक है, मैंने बताया अगर दाएं हाथ की तरफ है तो हमेशा दो मात्राएं, और सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा तो दो मात्रा। यहां कोई नहीं, एक एक। यहां देखना दाएं हाथ की तरफ मात्रा तो दो आ गया, यहां कोई मात्रा नहीं, दाएं हाथ की तरफ दो मात्रा, भैया दो मात्रा, दो मात्रा, भैया दो मात्रा, एक। ये बाएं हाथ की तरफ है तो एक मात्रा होगी, इधर वाली सारी मात्रा दो। ठीक है, जातन दो, एक एक दो, यहां पर दो दो एक दो, यहां पर गिन नहीं सकते, दो एक 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 दो एक। ठीक है, दो और दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, 1 11, दो 13, दो और एक 3 3 6, दो 8, दो 10 और 1 11। ठीक है, 11, 13 11। तो 13 11, तो मात्राएं यदि 11 हो, बात हुई थी 13 लाख देने की, लेकिन दिए कितने, 11 लाख। हो क्या गया, दो का धोखा। और दो यदि मात्राएं कम होंगी, दो का क्या होता है, दोखा होता है। भैया दोहा याद कर लेंगे, याद है या नहीं याद है जी। सोरठा में कितनी मात्राएं होती है, वहां पर होती है 11 13। बात थी 11 लाख देने की, और दिए कितने, 13 लाख। तो शोर उठ गया, भाई 2 लाख ज्यादा दिए, जितना बोला उससे भी 2 लाख ज्यादा दिए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है। उपमा तो मैंने आपको कल बताया, वाचक शब्द होने चाहिए, सा से सी सम सरिस, तो ये कहीं पर है नहीं है जी। रूपक या क्या, जी हाँ। रूपक कब होता है, देखो जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, यानी उनमें कोई भेद ना रहे। उपमेय और उपमान को क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। ठीक है, एक हो जाए, उनमें कोई अंतर ना रहे, यानी कि इसका, इस पंक्ति का अंतर क्या है, उनके बीच में कोई भी अंतर जो है साथी वो शेष ना रहे, कोई अंतर शेष ना रहे। जैसे मैं आपके लिए एक वाक्य लिख के दिखाता हूं, शशि मुख पर। तो देखो शशि सा मुख नहीं कह रहा मैं, शशि किसको कहते हैं, पहले ही बताइए, शशि किसका पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे भैया चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो शशि चंद्रमा का, और चंद्रमा सा चेहरा, कल मैंने आपसे बोला तो सा आते तो उपमा हो जाता, तो मैं सा नहीं प्रयोग कर रहा, मैं कह रहा शशि मुख। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक कर दिया। तो शशि मुख पर घूंघट डाले, क्या बोलोगे, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छुपाए। क्या बोलोगे, अंचल में दीप छुपाए। तो क्या हो जाएगा सारा साथी, आप बोलेंगे अंचल में दीप छुपाए, तो आप कहेंगे कि ये रूपक हो। उत्प्रेक्षा की क्या पहचान होती है बताना, इसमें मानने जैसी चीजें आएंगी, मानो, मनहु, मानो मनहु, मानहु,
जानहू, जानो आदि आते हैं। भ्रांति मान कर बताएंगे कि एक शक कैसे पैदा होगा। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पाना, नहीं पाना नहीं पगना, अंदर अंदर क्या बोलेंगे, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बोलेंगे अभी फटाफट से, क्या बोलेंगे? जी हाँ, बहुत बार योजक चिन्ह इसकी पहचान होती है, लेकिन आप योजक चिन्ह को इसकी पहचान बना के याद मत करना, ठीक है, तो वो अलग बात है। आगे अंदर अंदर क्या बोलेंगे? ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, स्वसीमित होना, किसी काम का ना होना। भैया अंदर अंदर कड़ाही में कुछ तो गुड़ पक रहा है, गुप्त मंत्रणा होना। मंत्रणा बोलते मीटिंग को, मुलाकात को। गुप्त मुलाकातें चल रही हैं, किसी को पता नहीं है किसकी मुलाकातें किससे चल रही हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, या फिर आपका नागार्जुन? बताएंगे जी दोस्त, सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। बोलेंगे जी आराम से, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे जी? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। क्या बोलोगे? धर्मवीर भारती हैं जी। जी भैया धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की और रचनाएं कौन सी? ठंडा लोहा, बोलो जी। ठंडा लोहा इन्हीं की रचना है, जी हाँ। अंधा युग किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। देशांतर किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है, देशांतर। क्या बोलोगे? देशांतर इन्हीं की रचना है। रांगे राघव जी को किसके लिए जाना जाएगा? एक रचना याद करेंगे इनकी, पांचाली। कभी भी मैं आपसे पूछूं आप बताएंगे। भगवती चरण वर्मा जी की अगर मैं बात करूं, इनकी रचना याद रख लिए, मानव एक दिन। मानव याद रख लो बस। नागार्जुन की एक रचना याद रखो, प्यासी पथराई आंखें। क्या बोलोगे? प्यासी, प्यासी पथराई आंखें। क्या बोलेंगे? प्यासी पथराई आंखें, एक रचना याद रखेंगे, ठीक है। आगे आएंगे। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्त, साहित्य को आपको कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रोज हर प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए 5, 4, कभी 6, कभी 7, कभी 8 प्रश्न लेकर के आऊंगा। ऐसा नहीं है कि इन प्रश्नों को लाने का मेरा मकसद ये है कि मैं 8 लेकर आ रहा हूं तो आप ये अजम्पशंस कर लें, ये धारणा बना लें कि परीक्षा में 8 प्रश्न आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये प्रश्न लाने का मेरा मकसद होगा कि जो महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं हैं, जो आपको याद होनी चाहिए, वो मैं आपको डिलीवर कर दूं और आपका काम होगा उनको याद करने का। तो थम्स अप करेंगे, जी हाँ, ये सिर्फ रचनाएं भर हम मात्र याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं और कहीं अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं। राजेंद्र यादव की अगर हम बात करते हैं तो इनकी तो भैया आज भूले बिसरे चित्र किसकी? भगवती चरण वर्मा की रचना है। किसकी? भगवती चरण वर्मा की। और इन्हीं की रचना है चित्रलेखा, चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते। क्या बोलोगे? टेढ़े, टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े रास्ते इन्हीं की रचना है, ठीक है जी। राजेंद्र यादव जी, इनकी पत्नी के साथ में इन्होंने लिखी थी क्या? 1 इंच मुस्कान। जान सकते हैं क्या? मैं बच्चों से जान सकता हूं, पुराने छात्रों से, इनकी पत्नी का क्या नाम है, जिसमें इनकी पत्नी इनकी रचना में सहलेखिका रही थी? बोलेंगे जी। यशपाल जी की अगर बात करते हैं, यशपाल झूठा सच याद रखेंगे। अभी इनकी और रचनाएं भी हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। दादा कामरेड। क्या बोलोगे? दादा कामरेड। क्या बोलेंगे? दादा कामरेड। जैनेन्द्र कुमार की अगर हम बात करते हैं, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, परख। क्या बोलेंगे? मुक्तिबोध हुआ, परख हुआ और सुनीता। क्या बोलेंगे दोस्त? सुनीता, ठीक है भाई साहब। ये कर ये किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी बहुत सारे दोस्तों ने लिखा, अंश त्रिपाठी जी ने सही उत्तर दिया, ठीक है। दीपक त्रिपाठी जी ने सही उत्तर दिया, सुनीता मौर्य जी ने सही उत्तर दिया, प्रविंद कुमार जी ने सही उत्तर दिया, रुद्रा यूपी 78 सही उत्तर दिया, वेरी गुड। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है? तो कौन है जी? सरदार पूर्ण सिंह है। सरदार पूर्ण सिंह के दोस्त बहुत निबंध प्रसिद्ध है, मजदूरी और प्रेम। आप लोगों ने शायद यूपी बोर्ड में पढ़ा भी हो, जो साथी यूपी बोर्ड के रहे होंगे। मजदूरी और प्रेम, और साथ में एक होगा आपका सच्ची वीरता। क्या बोलोगे? सच्ची वीरता, सच्ची वीरता। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना की अगर हम बात करते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र जी की परीक्षा याद रख लो, परीक्षा महत्वपूर्ण है। बाल मुकुंद गुप्त जी की बात करें तो शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध रचना है। शिव शंभू का, शिव शंभू का चिट्ठा। क्या बोलोगे? शिव शंभू का चिट्ठा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महाकवि, महाकवि माघ का, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन।
सुबह के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। महाकवि माघ का प्रभात वर्ण, महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण रचनाएं। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुए? 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक सॉल दी जाता है, माँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा भी दी जाती है। तो पहली बार जी शंकर कुरूप जी को मिला था मलयालम भाषा के लिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिंदी में सबसे पहले ये किसको मिला, ये आप मुझे बताएं। तो हरी घास पर क्षण भर, कुछ दोस्त लिख रहे हैं नहीं जी। कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में इनको मिला है। भगनदूत इत्यलम हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। यूपी पुलिस कांस्टेबल, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमेशा से यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये रचना किसकी है। बाकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। अज्ञेय जी का पूरा नाम जानते हैं? यस लिख के बताइए, वाई लिख के बताइए, मुझे पता चले कि बुद्धू बच्चे तो हैं ही, साथ में होशियार बच्चे भी कुछ मौजूद हैं। नदी के द्वीप, एक बूंद सहसा, एक बूंद सहसा उछली, क्या बोलोगे? एक बूंद सहसा, सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। आदि रचनाएं किसकी हैं साथी? आपका सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी की हैं। आशुतोष भाई ने तो लिख भी दिया नाम उनका, वेरी गुड। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत। पद्मावत आप जानते ही हैं, आप इतिहास में भी पढ़ते होंगे। राणा रतन सिंह जी थे, उनकी रानी, उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी। और रानी पद्मिनी जी के बारे में, और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। तो 1303 में उसने चित्तौड़ पर एक आक्रमण किया, जिसके बाद में चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद भी हुआ, ये आप इतिहास में पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ साहित्य का बड़ा अच्छा प्रश्न मिलता है कि हीरामन सुआ का उल्लेख किसमें है? हीरा मनसुआ का, और साहित्य जगत का बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है हीरा मनसुआ का उल्लेख। आप मुझे बता सकते हैं हीरा मनसुआ, जिन साथियों ने इतिहास पढ़ा हो या जाना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा रानी नागमती राणा रतन सिंह जी की पहली पत्नी थी। अब राणा रतन सिंह जी की पहली पत्नी नागमती जी के होने के बावजूद, भाई पहले राजा कई शादी करते थे, तो एक बार जब वो यात्रा पे थे तो उन्होंने हीरा मनसुआ, एक तोता है, उस तोते को देखा राणा रतन सिंह जी ने, तो उन्होंने तोते की बड़ी तारीफ की, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? तोते ने कहा नहीं महाराज, आप गलत कह रहे हैं, सुंदरता तो आपने फिर देखी ही नहीं, सुंदरता देखनी है तो सिंगल देश की राजकुमारी की देखिए। और सिंगल देश की राजकुमारी यानी सिंगल से मतलब श्रीलंका की ही राजकुमारी थी, कौन? रानी पद्मिनी। तब उनकी दूसरी शादी हुई थी। तो यहां पर दो चीजें आती है, तो हीरा मनसुआ का उल्लेख, और दूसरी चीज आती है एक नागमती का वियोग वर्णन किस पुस्तक के भाग है? तो नागमती का वियोग वर्णन, क्योंकि ये पहली पत्नी थी, तो जब उन्होंने रानी नागमती को पता चलता है कि राणा रतन सिंह जी ने तो पद्मिनी से, पद्मावती से शादी कर ली है, तब वो वियोग की स्थिति में पहुंच जाती है ना। तो किस भाषा में है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत? ये आपका अवधी भाषा में है। किसमें? अवधी में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? कृत का मतलब क्या होता है? उनके द्वारा उसकी रचना नहीं की गई है। तो कौन सी? जयद्रथ वध उन्हीं की है, जी हाँ। यशोधरा, जी हाँ। साकेत उन्हीं की है। भारत भारती बहुत चर्चित है, जिसके बाद गांधी जी ने इनको राष्ट्रकवि कह दिया था। भारत भारती है। पंचवटी है, पंचवटी है। झंकार है, झंकार, झंकार। द्वापर रचना कभी पूछ ले आपसे, ये सब किसकी हैं? ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। लेकिन नील देवी किसकी है? ये भारतेंदु जी। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, जिन्होंने नील देवी नाटक को लिखा, नील देवी नाटक को लिखा, ठीक है। निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? छायावाद के दोस्त चार स्तंभ माने जाते हैं कि जिन पर छायावाद निर्भर रहा आपका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन चारों में है कि नहीं है? जी हाँ। महादेवी वर्मा है, जी हाँ। जयशंकर प्रसाद हैं, जी हाँ। और चौथे हैं आपका, चौथे हैं सुमित्रा नंदन पंत। बस मैं इन सब की एक एक रचना आपसे चाहूंगा। सुमित्रा नंदन पंत की आप एक एक रचना लिख दें। बिहारी लाल छायावाद में नहीं आते हैं। बिहारी लाल जी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, और रीतिकाल की भी मैं आपको बताऊं तो रीति सिद्ध एक शाखा है, वहां पर रीति सिद्ध थी, रीतिबद्ध थी और रीति मुक्त, तीन शाखाएं हैं। उनके बारे में मैं एक दिन ट्री समझाऊंगा सारा क्या है।
तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं बताइए। तो ये क्या बोलोगे भैया, सुमित्रानंदन पंत जी ही थे जिन्होंने हिंदी भाषा में जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा था कि ज्ञानपीठ जीता था, और इनको चिदम्बरा के लिए ही क्या मिला था, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ मिला था। पहले हैं हिंदी के, महिला मत समझ लेना, पुरुष हैं। जयशंकर प्रसाद जी की दोस्त कानन कुसुम एक रचना याद रखिए। कानन कुसुम रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। महादेवी वर्मा जी की जब बात आए तो नीरजा, और इनको जो ज्ञानपीठ मिला वो यामा के लिए मिला 1982 में, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ की ज्ञानपीठ, अपने छात्र तो क्या कहेंगे ज्ञानपीठ, लेकिन हमारे फिलों में रहता ज्ञानपीठ तो बोलते रहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगर हम बात करते हैं, परिमल और कुकुर मुत्ता, क्या बोलोगे भैया, परिमल और आपका कुकुर मुत्ता कहेंगे, परिमल और कुकुर मुत्ता। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। नेक्स्ट, यहां पर साथी ये आपका गद्यांश है, ध्यान से पढ़िए। सीन 2 एक बार लगा दें भाई, बहुत अच्छे से पढ़ के उत्तर देने, ठीक है। समय का आदर करना ही उसका, आप पढ़ें पहले नहीं तो डिस्टर्ब होगा मैं बोलूंगा तो। हटा दो, दिख रहा है शायद। बहुत बढ़िया, उत्तर आने लगे, यानी आप लोग पढ़ चुके हैं। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। और समय का सदुपयोग करने का क्या अर्थ है, व्यर्थ करना। सदुपयोग उसको संभाल के रखना, समय को संभाल कर ही रख सकते हो। उसका अनादर करना, क्या बोलेंगे, उसे व्यर्थ ना करना। ये तो आप उत्तर ऐसे भी दे सकते थे बिगर पढ़े। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है, अगले प्रश्न का उत्तर दे, वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से अधिक महत्वपूर्ण है। तो पूछ रहा, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक क्यों आवश्यक है। तो कि एक बात की गई, जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, असफल होंगे आप, सदा पीछे रह जाएंगे, नहीं जी, कभी भी सफल नहीं होते, बात ही नहीं बचती, कोई जरूरत ही नहीं आपको, देखना इसी से बन जाएगा। समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है, क्योंकि जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। जैसे इसने बताया भी कि आचार्य चाणक्य जी थे, गांधी जी थे, अशोक, सम्राट अशोक थे, उन्होंने समूह का उपयोग करके क्या कर दिया कि भाई उन ऐसी कुछ चीजें छोड़ दी कि लोग उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं आज। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। क्या लिखा हुआ दूसरी पंक्ति का लास्ट देखिए यहां पर, इस वाली का, धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। और जब मैं आप लोगों के लिए गद्यांश लेके आ रहा हूं तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप उसको उत्तर देने के अलावा उसका मर्म भी समझिए, क्योंकि दोस्त आप एक छात्र हैं और आपका क्या धर्म होना चाहिए, किस तरह का आपका जीवन होना चाहिए। छात्र जीवन होते हुए आप उसकी तुलना किसी अन्य चीजों से ना करें। उस समय आप छात्र बने रहें और उसमें डूब के रहिए, मग्न होके रहिए, तब आप बहुत शानदार होके भविष्य में उभरेंगे। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं, ये वाला धन वापस मिल जाएगा भैया पर समय वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। उन्होंने क्या बोला, समय के प्रति सजगता, यानी समय अवेयर रहो, सजग रहो कि भाई कहीं समय तो आप अपना खराब नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है फालतू की अनावश्यक चर्चाओं में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, पता ही नहीं है आप घंटों किससे फोन पे बात कर रहे हैं और पता चला फिर बारात आ गई उसकी। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है, प्रमाद। तो सजगता यानी सतर्क रहो, चौकन्ने रहो, होशियारी से रहो भैया प्रमाद होगा, तो सजगता का पर्यायवाची नहीं है, यानी प्रमाद नहीं है। प्रमाद क्या होता, प्रमाद बोलते नशे को, नशा वो तो मद में है, पता नहीं किसमें, वो तो उन्माद में है, नशे में, प्रमाद बोलते, नशा नहीं होगा, ठीक है। सजगता का मतलब होता अवेयर है। आगे आएंगे। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक आप बताइए। जीवन और समय बताया गया है, लेकिन नहीं, सिर्फ जीवन की बात नहीं की गई, हमेशा छात्र को जोड़ा गया। किसकी बात की गई है, छात्रों के जीवन की बात की गई है और समय की बात की गई। तो साथी ये हमारे 37 प्रश्न थे। उम्मीद करूंगा आपने एक अच्छा स्कोर किया होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। लेकिन दोस्त आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन अपने कमजोर साथी का हाथ भी आपको नहीं छोड़ना है, उसको साथ लेके आगे बढ़ना है। ये अच्छा छात्र धर्म है। और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम एक कठिन सेट में बना सकता हूँ,
मैं शायद आप लोग जानते होंगे, आप ऐसे प्रश्न हम रख सकते हैं 10 15 20 प्रश्न ना हो, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। हम सीखते हुए चलेंगे, धीरे धीरे सब कुछ हम जान लें। ठीक है, तो आप जब कभी भी कक्षा करते हैं तो एक अध्यापक पर भरोसा आपको करना होगा। जो नए छात्र होंगे उनको शायद एक भरोसे में समय लगता है, लेकिन धीरे 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 आप जुड़े रहेंगे तो आपको भी भरोसा होगा पुराने छात्रों से। एक सहयोग भी आपको मिलेगा और मेरी तरफ से भी अपेक्षित है कि आप उनको सहयोग दें। तो स्कोर एक बार लिखेंगे, अजय यादव जी, अजय काजल मिश्रा, आर के गुरु 63, बहुत बढ़िया, नवीन सर का लड्डू बहुत शानदार, तुमको कोई खा ना जाए। और सुनो, तुम मिलो, नहीं कुछ और था, हाँ, तुम मुझे ख्वाबों में मिलते हो, तुम मुझे ख्वाबों में मिलते हो, वही काफी है, वही काफी है, मैं तुम्हें सामने से देखूंगा तो मर जाऊंगा। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल, नमस्ते, जय हिंद जय भारत। हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है फिजिक्स का, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सिर्फ आपके जो नंबर हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। देखो अभी क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर मधु अपने घर से 15 मिनट देरी से पहुंचती है। कहाँ? अपने स्कूल विद्यालय कहीं भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है वो। यानी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगली बार वह अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, परंतु फिर भी 5 मिनट देरी से हो जाती है। ठीक है, यानी देर से पहुंचती है। उसके घर से स्कूल की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। यानी उसने एक बार चाल चली 15 किलोमीटर की, यानी एक बार चाल चली वो उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 10-15 मिनट देरी से हो गई। फिर उसने सोचा कि अब मैं लेट हो गई, थोड़ी चाल को बढ़ा दी उसने, अपनी चाल उसने बढ़ा दी। कितनी? 2 की बढ़ा दी। यानी पहले 10 से चल रही थी, 2 की बढ़ा दी, तो किससे चलेगी? 12 से चलेगी। फिर भी वो लेट हो गई 5 मिनट। अब ये कंडीशन आपको दे रखी है, आपसे पूछी होगी उसने दूरी। देखो दूरी पूछी इसने कि स्कूल से घर की दूरी, स्कूल से ऑफिस की दूरी, कहीं कोई सी भी दूरी हो सकती है, आपको ज्ञात करनी है। देखो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है एक दूरी का। ठीक है, वो क्या होता है? मार्कर दूसरे लेते हैं जरा, चलना रही। देखो फॉर्मूला होता आपका दूरी निकालने का, यानी आपका आता है चालों का अंतर, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और गुणा आता है आपका समय का अंतर, समय का अंतर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन सभी हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपको कोई सा भी हो। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। दूरी निकालनी हो तो चालों का गुणनफल आएगा आपका, और चालों का अंतर आएगा, और समय का क्या जाएगा? गुणा कर देंगे हम, समय के अंतर से गुणा कर देंगे। देखो जरा, अब देखो जरा ध्यान से, इसने क्या कहा है? दूरी हमें याद करनी है, डिस्टेंस। तो पहले कितनी चाल है इसकी? 10 किलोमीटर। कितनी? 10। अब दूसरी चाल जो है इसकी, दूसरी, तो दूसरी कितनी है? 2 किलोमीटर। आपको भूल कर भी 9 लगाना, क्यों नहीं लगाना? क्योंकि पहले चाल थी उसकी 10 किलोमीटर घंटे की, फिर उसने 2 किलोमीटर बढ़ा दी, तो दूसरी चाल होगी 10 और 2 12। सही है। कभी आप दूसरी चाल पहली को इसको आप A1 मान लो, इसको A2 कर लो, तो A2 तो है ये खैर, पर A2 ये आपकी जो कायदे में चाल है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पहले चला है 10 किलोमीटर से चली है वो, फिर दूसरी चली है 12 से। क्यों? उसने 2 किलोमीटर बढ़ा दी थी। ठीक है, समझ जाना आप। तो 12 बटे इनका अंतर आएगा, तो अंतर कितना आएगा? अंतर क्या करेंगे? यानी 12 माइनस 10। ठीक, अब इसी प्रकार क्या आएगा है? समय का क्या आएगा? अंतर। तो समय का अंतर कितना है आपका? समय कितना है यहाँ? 15। अंतर करेंगे, बड़ी में से छोटा घटाते हैं, और यहाँ आएगा मेरा दोस्त आपका 5। ठीक, ये आपके आ गया, आपका मिनट आ गया। लेकिन इसने देखा किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे? 60 से भाग कर देंगे घंटे में चेंज करने के लिए। ठीक है, इतनी बात तो आप जानते होंगे। अब दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 12/120। अब आपका कुछ नहीं बचा, ओनली सॉल्यूशन बचा है। यहाँ बचेगा आपका 2, और यहाँ कितना आएगा? 10, और यहाँ आ जाएगा आपका 60। ठीक, 0 से 0 काट लेते हैं,
6 से और 2 से काट लेते हैं इसको, कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा ये आपका 6 60 बार, तो 60 बटे कितना आया आपका 6, 6 ढाई 60 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओहो अच्छा 10 किलोमीटर दूरी आ गई, ठीक है दूरी आई है ना, तो 10 किलोमीटर क्या आ गई आपकी दूरी आ गई। तो 10 किलोमीटर क्या है इसकी दूरी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो ऐसा क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मैथ में मिल सकता है, ठीक है समय और दूरी में, आपका मैथ का चैप्टर समय और दूरी उसमें मिल सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है रेलवे के लिए वेरी 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 मोस्ट होने वाला है। क्यों, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन है और मैथ में भी और साइंस में भी दोनों में पूछ सकता है। क्वेश्चन के लिए जरूरी है आपका फॉर्मूला क्या है, चालों का गुणनफल, चालों का अंतर और यहाँ समय का अंतर, और ये आपको दूरी जो दे रखी है ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसने क्या दिया है 10 किलोमीटर दिया शुरू में, लेकिन बाद में 2 किलोमीटर बढ़ा दी, तो 10 और 2 12 हो गई, इसलिए यहाँ 12 आया। ठीक है चलो आज के लिए फिर इतना ही, गुड बाय गुड लक।